शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, लेकिन नेहा को लगने लगा था जैसे उसने सालों का सफर तय कर लिया हो। उस दिन भी सुबह से वह एक पल के लिए भी नहीं बैठी थी। कभी रसोई, कभी झाड़ू पोंछा, तो कभी बर्तन, और फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना। काम जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह बिस्तर पर गिरी, उसके शरीर ने जवाब दे दिया। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। तभी पास बैठे रोहन ने उसे देखा और हल्की नाराजगी के साथ कहा, नेहा, ये क्या है? शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं और तुम मुझसे 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं कर पाती। नेहा ने धीरे से आंखें खोली। उनमें थकान के साथ एक अजीब सा खालीपन था। क्या करूं रोहन, सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम। मम्मी जी एक पल भी नहीं बैठने देती। मैं सच में बहुत थक जाती हूँ। उसकी आवाज धीरे धीरे भर्रा गई। मैं खुद को भूल चुकी हूँ। मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार कब मैंने चैन से बैठकर सांस ली थी। इतना कहकर वह चुप हो गई और कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में चली गई। रोहन उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ थकी नहीं है, वो दब चुकी है। और उसके मन में एक सवाल गूंजने लगा, क्या ये वही जिंदगी है जो उसने नेहा को देने का वादा किया था? अगली सुबह घर में एक अलग सी हलचल थी। सुशीला जी ने आवाज लगाई, रोहन बेटा सुन, तेरी बहन पूजा आज घर आ रही है। शादी के बाद पहली बार आ रही है, तो अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। नेहा रसोई में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे, लेकिन दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज हो गई। उसे रोहन से पूजा के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था कि उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, कि उसे तरह तरह के खाने का शौक है, और सबसे बड़ी बात कि उसे दूसरों की कमियां निकालने में बहुत मजा आता है। रोहन ने आकर कहा, नेहा तुम टेंशन मत लो, जो भी बनाना हो वो बता देना, मैं सामान ले आऊंगा। नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वह बहुत घबराई हुई थी। क्या वो सब कुछ संभाल पाएगी? उसने पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए, आटा गूंधा। वो चाहती थी कि पहली बार में ही कोई कमी ना निकल जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और असली परीक्षा अभी बाकी है। दोपहर के करीब 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने जल्दी से हाथ पोंछे और दरवाजा खोला। सामने पूजा खड़ी थी, हंसती हुई, सजी धजी। लेकिन अगले ही पल नेहा का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि पूजा अकेली नहीं थी। उसके पीछे उसकी सास, देवर और देवरानी भी खड़े थे। नेहा के हाथ पांव एक पल के लिए सुन्न पड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग एक साथ आएंगे। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये सब आपके हाथ का खाना खाने आए हैं। भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई, लेकिन दिल में घबराहट और बढ़ गई। इतने लोगों के लिए खाना, वो भी बिना तैयारी के, कैसे होगा? वो तुरंत रसोई में गई और इशारे से रोहन को बुलाया। फिर धीरे से बोली, रोहन, खाना कम पड़ जाएगा। मुझे पता ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहन भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं। तभी अचानक पीछे से पूजा की आवाज आई, मैंने तो मम्मी को पहले ही बता दिया था, अब मेरी इज्जत का क्या होगा? नेहा और रोहन दोनों एकदम चौंक गए। अब स्थिति सिर्फ खाने की नहीं थी, अब ये इज्जत की
और ताने की बात बन चुकी थी। रसोई में खड़ी नेहा के हाथ कांप रहे थे। बाहर मेहमान बैठे थे और उसका अंदर दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर खाना कम पड़ गया तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और पूजा की बात उसके कानों में गूंज रही थी, अब मेरी इज्जत का क्या होगा। जैसे ये सिर्फ उसका नहीं, नेहा का भी इम्तिहान हो। नेहा ने जल्दी जल्दी बर्तनों के ढक्कन खोले, सब्जी देखी, दाल देखी, रोटियों का अंदाजा लगाया और उसका दिल बैठ गया। ये तो सच में कम है, उसने मन ही मन कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। नहीं नहीं, अभी रोने का वक्त नहीं है, कुछ करना होगा। उसी वक्त रोहन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं हूं ना, हम सब संभाल लेंगे। उस एक बात ने नेहा को थोड़ा सा हौसला दिया, लेकिन बाहर बैठे मेहमानों की आवाजें और हंसी उसे बार बार याद दिला रही थी कि आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्थिति को समझते हुए रोहन तुरंत बाहर निकल गया। नेहा के मन में हल्की सी उम्मीद जगी और कुछ ही देर में रोहन वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे। नेहा, मैं पनीर और दाल मखनी ले आया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे किसी ने डूबते को सहारा दे दिया हो। उसने जल्दी जल्दी बाकी तैयारी शुरू कर दी। तड़का लगाया, प्लेटें सजाईं, सलाद काटा और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती रही कि सब ठीक से हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही रोहन ने सामान टेबल पर रखा, पीछे से पूजा की आवाज आई, ओह, तो बाहर से खाना भी आ गया। उसके लहजे में हल्की हंसी थी, लेकिन वो हंसी ताना बनकर चुभ रही थी। पूजा धीरे धीरे रसोई में आई। उसकी नज़र सीधे उन पैकेट्स पर गई। वाह भाभी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह भी अच्छा तरीका है। खुद धीरे धीरे काम करो और फिर बाहर से खाना मंगवाकर मेरे भाई को काम पर लगा दो। नेहा के हाथ वहीं रुक गए। उसने सिर झुका लिया, जैसे वो इन तानों को निगलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पूजा यहीं नहीं रुकी। सच बताऊं भाभी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो यूं ही फटाफट सब बना लेती। हमें तो आदत नहीं है ऐसे शॉर्टकट्स की। उसने आंखें घुमाई और हल्की सी हंसी छोड़ी। ये हंसी नेहा के दिल में तीर की तरह लगी। रोहन ने बीच में कहा, पूजा अब रहने भी देना। लेकिन पूजा ने बात काट दी। नहीं भैया, मैं तो बस सच ही कह रही हूँ। आज बाहर से मंगवाया है, फिर कल से रोज की आदत बन जाएगी। नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर लीं। वह कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने चुपचाप गैस की आंच तेज की और अपने आंसुओं को पोंछकर काम में लग गई। उस पल उसने सिर्फ खाना नहीं बनाया, उसने अपने दर्द को भी निगल लिया। उस दिन जैसे तैसे सब संभल गया। मेहमान खाकर चले गए और बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उस दिन के बाद जैसे एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब जब भी पूजा अपने ससुराल से आती, वह कभी अकेली नहीं आती थी। हर बार उसके साथ कोई ना कोई होता, कभी सास, कभी देवर देवरानी, कभी कोई और रिश्तेदार, और हर बार बिना बताए। नेहा हर बार उसी तरह घबरा जाती, हर बार रसोई में भागती, हर बार अचानक इतने लोगों के लिए खाना बनाती। उसकी सुबह पहले से ही ज़्यादा जल्दी शुरू होती और रात और भी देर से खत्म होती। लेकिन सबसे ज़्यादा थकाने वाला काम था तैयारी, नहीं बल्कि अनिश्चितता। उसे कभी पता ही नहीं होता था कि आज कितने लोग आ जाएंगे, और हर बार उसे खुद को साबित करना पड़ता था। काम की थकान से ज़्यादा अब नेहा को शब्दों की चोट लगने लगी थी। पूजा हर बार एक ही बात दोहराती, भाभी आपके हाथ बहुत धीमे चलते हैं, मैं तो 50 लोगों को अकेले ही खाना खिला देती हूँ। और ये बातें सिर्फ नेहा तक सीमित नहीं रहती थीं,
वो सबके सामने कही जाती थी, कभी हंसी में कभी मजाक में, लेकिन हर बार नेहा के दिल को चुभ जाती थी। धीरे धीरे ये तुलना एक आदत बन गई थी और नेहा के लिए एक जहर। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसकी मेहनत किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। सबको बस उसकी कमी दिखाई देती थी। नेहा बाहर से हमेशा शांत रहती थी। वह कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती, कभी बहस नहीं करती, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा था। हर ताना, हर तुलना, हर नजर उसके आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। कई बार रात को जब वह कमरे में आती तो रोहन के सामने खुद को संभाल नहीं पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ रोहन, सच में पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होता। उसकी आवाज़ कांप जाती। मुझे थोड़ा समय चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन यहाँ तो बस सबको रिजल्ट चाहिए। रोहन उसे समझाने की कोशिश करता, नेहा सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय दो। लेकिन नेहा के मन में एक ही सवाल बार बार आता, क्या सच में सब ठीक होगा? सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते पूजा ने फिर ऐलान कर दिया, आज मेरे ससुराल वाले खाने पर आ रहे हैं। नेहा के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बची। उसने धीरे से पूछा, दीदी कितने लोग? पूजा ने लापरवाही से कहा, यही कोई 5-6 लोग होंगे। लेकिन नेहा जानती थी कि ये कुछ छोटा नहीं होता और ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी। सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए, आटा गूंधा, लेकिन इस बार उसके हाथों में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक दबा हुआ गुस्सा था। उसे लगने लगा था कि अब ये सब हद पार कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके सब्र का बांध अब टूटने वाला था। उस दिन रसोई में काम करते हुए नेहा के हाथ तो चल रहे थे, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं था। हर बार की तरह आज भी अचानक मेहमान आने वाले थे और हर बार की तरह सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। पीछे से पूजा की आवाज़ आई, भाभी आज कुछ अच्छा बनाना, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम करती रही। लेकिन फिर वही शुरू हुआ, और हाँ, जरा जल्दी जल्दी करना, आपके हाथ तो वैसे भी बहुत धीरे चलते हैं। पूजा हंसते हुए बोली। इस बार ये बात सीधे नेहा के दिल में नहीं, उसके सब्र पर लगी। उसने एक पल के लिए काम रोका, गहरी सांस ली और फिर खुद को संभाल लिया। लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। नेहा अभी खाने की तैयारी कर ही रही थी कि मेहमान आ गए, और फिर थोड़ी देर बाद जब चाय के साथ पकौड़े बनाने की बात चली तो पूजा फिर अपनी वही बात दोहराने लगी। मैं तो 20 लोगों को पकौड़े एक साथ खिला देती हूँ, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। नेहा ने पहली बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, और उसके पीछे छुपा हुआ था गुस्सा। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा दीदी, तो आज हम भी आपके हाथ का स्वाद चखते हैं। पूजा एक पल के लिए चौंकी, मतलब? नेहा ने साफ शब्दों में कहा, मतलब आज पकौड़े आप बनाएंगी, ताकि हमें भी तो कुछ सीखने का मौका मिले। रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। ये वही नेहा थी जो हर बार चुप रहती थी, लेकिन आज उसने जवाब दिया था। बाहर बैठे मेहमानों तक भी ये बात पहुंच गई। अरे वाह, आज तो हम पूजा के हाथ के पकौड़े खाएंगे, किसी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, बहू की बहुत तारीफ सुनी है। पूजा की सास भी मुस्कुराते हुए बोली। अब पूजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब बात उसकी खुद की बनाई हुई छवि पर थी। धीरे धीरे वो रसोई की तरफ बढ़ी और पहली बार उसने उस जगह कदम रखा जहां नेहा हर दिन घंटों खड़ी रहती थी। नेहा चुपचाप बाहर आ गई और पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया। रसोई के अंदर अब पूजा अकेली खड़ी थी। गैस की आंच, गर्म तेल, कढ़ाई और बाहर इंतजार करते लोग। उसने जल्दी जल्दी
पकौड़े बनाने की कोशिश की, लेकिन हर चीज उतनी आसान नहीं थी जितना वो कहती थी। तेल का तापमान कभी ज्यादा हो जाता तो कभी बैटर सही नहीं बनता। उसके माथे पर पसीने आने लगे, हाथ जलने लगे और समय तेजी से निकल रहा था। बाहर से आवाजें आ रही थी, अभी तक नहीं बने, बहुत टाइम लग रहा है। हर आवाज उसके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी और उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि जिस काम को वो आसान कहती थी वो असल में कितना मुश्किल है। रसोई में खड़ी पूजा अब पहले जैसे आत्मविश्वास से भरी लड़की नहीं लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, हाथों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जिसने अभी कुछ देर पहले बड़े गर्व से कहा था कि वो 20 लोगों को एक साथ पकौड़े खिला सकती है, आज 8-10 लोगों के लिए जूझ रही थी। तेल बार बार उफन रहा था, पकौड़े कभी ज्यादा तल जाते तो कभी कच्चे रह जाते। उधर बाहर बैठे मेहमानों की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अरे इतनी देर क्यों लग रही है, भूख लग रही है। हर आवाज पूजा के अंदर के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि बातें करना आसान होता है लेकिन निभाना मुश्किल। और उसी पल उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। बाहर बैठी सुशीला जी सब देख रही थी। पहले वो सिर्फ नेहा की गलतियां देखती थी, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही थी। आज उनकी बेटी रसोई में थी और वही हाल था जो रोज नेहा का होता था। उन्हें अचानक वो सारे पल याद आने लगे जब उन्होंने नेहा को डांटा था, ताने दिए थे, उसकी तुलना पूजा से की थी। उनकी नज़र नेहा पर पड़ी जो आज पहली बार आराम से बैठी थी, बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी के। और वहीं सुशीला जी के दिल में पछतावे की चुभन शुरू हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि गलती नेहा में नहीं, उनकी खुद की सोच में थी। कुछ ही देर बाद पूजा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो हम अपनी बहू के हाथ का खाना खाएंगे, रोज तो नौकर ही बनाते हैं। ये सुनकर सुशीला जी चौंक गई। नौकर? उन्होंने हैरानी से पूछा। पूजा की सास ने सहजता से कहा, हाँ और क्या, हमारे यहाँ तो ज्यादातर काम कुक ही करता है। पूजा को तो बहुत थोड़ा काम करना पड़ता है। ये सुनते ही जैसे सारा सच एक साथ सामने आ गया। जिस बेटी की वो हमेशा मिसाल देती थी, जिससे वो नेहा की तुलना करती थी, वो खुद तो कभी उस मेहनत से गुजरी ही नहीं थी। सुशीला जी के चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था और वहीं नेहा की चुप्पी की असली कीमत सामने आ चुकी थी। मेहमानों के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। पूजा थकी हुई और चुप थी। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। और सुशीला जी वो धीरे धीरे नेहा के पास आईं। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नेहा, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। नेहा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द कम और सुकून ज्यादा था। आज समझ आ गया कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है और तू अकेले सब कर रही थी। सुशीला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। ये सुनते ही नेहा की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन ये आंसू राहत के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अब उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उस रात घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। ना कोई ताने थे, ना कोई ऊंची आवाज, बस एक शांत सी खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ बदल चुका था। वो नेहा के पास आकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। नेहा एक पल के लिए चौंकी, क्योंकि ये स्पर्श उसके लिए नया था। बहुत थक जाती है ना तू, सुशीला जी ने धीमे से कहा। बस ये सुनते ही नेहा की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। सुशीला जी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, बस अपनी बेटी को सही और तुझे गलत मानती रही। उनकी आवाज भर्रा गई। आज जब पूजा को उसी जगह देखा
तो समझ आया कि तू कितना सहती रही। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाई। वो झुककर सुशीला जी के गले लग गई। उस पल सिर्फ एक बहू और सास नहीं, दो औरतें एक दूसरे का दर्द समझ रही थीं। अगली सुबह घर का माहौल बहुत बदला हुआ था। नेहा रोज की तरह जल्दी उठी, लेकिन जैसे ही वह रसोई में जाने लगी, उसने देखा सुशीला जी पहले से ही वहां खड़ी थी। आज चाय मैं बनाऊंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा हैरान रह गई। मम्मी जी आप? हाँ क्यों, मुझे नहीं आती क्या? उन्होंने हल्के से मजाक में कहा। पहली बार रसोई में तनाव नहीं, मुस्कान थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब काम सिर्फ नेहा नहीं करती थी, बल्कि घर के सब लोग मिलकर घर का काम संभालने लगे। रोहन भी अब पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा था। वो सिर्फ देखता नहीं, समझता भी था। और पूजा, वो भी बिना कुछ कहे अपने ससुराल लौट गई। शायद उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब नेहा के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई थी, जो शादी के शुरुआती दिनों में थी। अब वो सिर्फ काम नहीं करती थी, वो जीती भी थी। और रोहन, वो हर रात अब अपनी पत्नी से बात करता था। और इस बार नेहा सोती नहीं थी। इस कहानी से बस एक ही बात समझ में आती है दोस्तों, कि कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, बस उसे समझने वाला कोई नहीं होता। और जब समझ आ जाती है तो घर सच में घर बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राधे।